हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हमारी मुखिया, परम आदरणीय राज्यपाल, हम सबके लिए बहुत ही सम्मानित आदरणीय आनंदीबेन जी पटेल हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में हम सबने काम किया और आज जनता ने जिनके ऊपर पुनः विश्वास व्यक्त करके उस जिम्मेवारी को आगे बढ़ाने के लिए दायित्व दिया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी का, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हम सब लोगों के बीच में हैं। हम सब लोगों ने विगत 2 माह के अंतर्गत इनकी सक्रियता को देखा है। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी उपस्थित हैं। माननीय सुरेश खन्ना जी का हृदय से स्वागत, आभार। प्रमुख सचिव विधानसभा। आज के कार्यक्रम के सर्वप्रथम वक्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। विधायिका में उनका अनुभव अनुकरणीय है। श्री सतीश महाना जी के विधायी जीवन का आरंभ वर्ष 1991 में हुआ, जब आप पहली बार 11वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात आप वर्ष 1993, 96, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में लगातार 8वीं बार कानपुर नगर से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपने सदन के सदस्य के रूप में संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सारगर्भित चर्चाओं में अपनी सहभागिता की है। श्री महाना जी ने सदन में अपने दीर्घ कार्यकाल में संसदीय आचरण को गरिमा सदैव बनाए रखी है। आपने अपने वक्तव्यों से संसदीय आचरण को एक नया आयाम दिया है। श्री महाना जी जैसे वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं, यह युवा सदस्यों के लिए प्रेरणा है। श्री सतीश महाना जी श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश, श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, आवास एवं नगर विकास, सुश्री मायावती मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री नगर विकास तथा योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री औद्योगिक विकास के पद के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। आप विधानसभा की आश्वासन समिति के सभापति तथा याचिका समिति, विधान पुस्तकालय समिति, संसदीय शोध एवं अध्ययन समिति, प्रतिनिधि विधायन समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति व प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा नियम समिति के सदस्य भी रहे हैं। श्री महाना जी वर्ष 2012 में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के उपनेता तथा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। आप अटल युवा संस्था तथा विवेकानंद शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप जन आंदोलनों में जिला कारागार फतेहगढ़ में बंदी भी रहे हैं। श्री महाना जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में विशिष्टता रही है कि उन्होंने विभिन्न विषयों पर स्पष्ट, तर्कपूर्ण, सुसंगत वक्तव्य दिए हैं। माननीय अध्यक्ष के रूप में आपके निर्वाचन से उत्तर प्रदेश विधानसभा की उच्च परंपराओं को एक नया आयाम मिला है। मैं माननीय महाना जी से यह अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपना संबोधन देने की कृपा करें। आज इस प्रबोधन के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी खन्ना, प्रमुख सचिव विधानसभा श्री प्रदीप दुबे जी, इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सदस्य भाई और बहनों, कल से यह प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है। कल 4 सेशंस हुए थे। खन्ना जी ने एक सेशन लिया था, दूसरा आदरणीय श्री राम गोविंद चौधरी जी ने अपनी बात बताई थी।
नियम 56 पर औचित्य के प्रश्न के ऊपर आदरणीय चौधरी जी बोले थे। माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री हृदय नारायण जी दीक्षित जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला था, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का मार्गदर्शन। अभी सवेरे से मेरा अनौपचारिक बातचीत चल रही थी। बहुत सारी चीजें जब अनौपचारिक होती हैं तो, लेकिन अब औपचारिक रूप से इसको प्रारंभ कर रहा हूं। मैंने आपको बोला था कि मैं जब दूसरा सेशन में बोलूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि ये बात, इसमें हंसी हो सकता है कम हो, लेकिन सीरियसनेस ज्यादा होगी। ये कार्यसूची हम सब लोगों को मिलेगी और ये कार्यसूची अब हमारा जो कल हम लोगों ने ई विधान लागू किया है, तो आपके टैबलेट के ऊपर आपको सवेरे मिलेगी। पहली विधानसभा का सत्र है, इसको हाइब्रिड रखने का हम प्रयास करेंगे कि बहुत सारे सदस्य उसको चलाने में, उसको समझने में, उसके ऊपर यूज टू होने में हो सकता है समय ले, तो हम हार्ड कॉपी भी देंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी का हम उसको विड्रॉ करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि अगला बजट सेशन तक हम पूरी तरीके से इसको पेपरलेस कर दें। तो कार्यसूची जो आपको मिलती है, तो उसमें सबसे पहले विधानसभा का जो सत्र शुरू होता है वो 11 बजे होता है। उसके ऊपर सबसे पहले लिखा होगा 11 बजे। 11 बजे प्राय 11 बजे जब तक विधानसभा के कार्य मंत्रणा समिति उसको तय ना करे कि जैसे विधानसभा का अगर बजट आना है या माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है, तो वो उसके लिए समय चेंज हो सकता है। लेकिन पहली सिटिंग जब हम लोग 23 तारीख को आएंगे, तो पहला विधानसभा के चुनाव के बाद जो पहली सिटिंग होती है वो, अथवा कैलेंडर ईयर में जो पहली सिटिंग होती है वो, इस बात को विधानसभा, क्योंकि नई विधानसभा बनी है इसलिए पहली सिटिंग होती है, अथवा कैलेंडर ईयर में जो पहली सिटिंग होती है उसका पहली सिटिंग का उद्बोधन माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण से शुरू होता है। तो राज्यपाल जी की एक गरिमा होती है, राज्यपाल जी का एक आदर होता है। राज्यपाल जी हम सबके संरक्षक के रूप में होते हैं। तो राज्यपाल जी के विधानसभा में आने के पश्चात पहले जनगणमन होगा, फिर राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। राज्यपाल जी के अभिभाषण को सुनने के लिए हम सब लोगों को बड़े धीरज के साथ, बहुत मनोयोग के साथ उसका सुने, पूरे आदर और सम्मान के साथ सुनना चाहिए। कभी अगर हमारे सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष में नहीं सुनने का मन है तो हम उसको वॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर उस गरिमा को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल एक इंस्टीट्यूशन है और हर इंस्टीट्यूशन का सम्मान करने की हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है। तो राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है। राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़कर जिस समय जाएंगी उस समय भी पूरे आदर के साथ वो राष्ट्रगान होता है, वो जाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सत्र जो प्रारंभ होगा, विधानसभा की जो असली कार्रवाई प्रारंभ होगी, असली कार्रवाई मतलब विधानसभा के विधान मंडप के नाते से माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के पश्चात, तो उसमें फिर राज्यपाल का अभिभाषण माननीय अध्यक्ष पढ़कर सुनाते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष पीठ के नाते से कह रहा हूं, अपने आप को माननीय अध्यक्ष नहीं कह रहा, आप लोग ये नहीं समझेगा अपने नाम के आगे माननीय लगा रहा है। तो मैं सतीश महाना हो सकता है, अध्यक्ष का पद माननीय अध्यक्ष उसको पढ़ के सुनाते हैं और उस दिन की कार्रवाई होती है। अगले दिन से फिर कार्रवाई जब शुरू होती है, उसमें से फिर हम लोगों को एक कार्यसूची मिलती है। कार्यसूची में प्रश्नकाल पहले होता है। प्रश्नकाल 1 घंटा 20 मिनट का होता है, 11 बजे से लेकर 12 बज के 20 मिनट तक। प्रदेश की विधानसभा, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग पार्लियामेंट में 1 घंटे का होता है। उसमें प्रश्न होते हैं 3-4 प्रकार के। प्रश्नों के बारे में कल बताया गया, मेरे ख्याल नहीं बताया गया, बताया गया। अच्छा, प्रश्नों के बारे में कल हाँ माननीय दीक्षित जी ने बताया था, उस समय मैं आदरणीय लोकसभा स्पीकर जी को छोड़ने चला गया था। तो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? सूचित प्राप्त, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद फिर बिजनेस चलता है, फिर 0 ओवर होता है। 0 ओवर में नियम 300 की सूचनाएं ली जाती हैं, जो औचित्य का प्रश्न होता है। नियम 301 की सूचना ली जाती है। नियम 301 की सूचनाओं के बारे में भी कल मैंने बताया था कि सारे सदस्य देते हैं, तो उसमें हम शलाका के आधार के ऊपर यह तय करते हैं। इस बार से यह तय होगा कि जो माननीय सदस्य अनुपस्थित होगा उसकी सूचना नहीं ली जाएगी, जो वेटिंग में होगी उनकी सूचना ली जाएगी। उसका भाव अर्थ यह है कि जो इंटरेस्टेड है उसी की सूचना ली जानी चाहिए, जिसने क्लिक कर भेज दिया और चला गया उसकी। इस आपको सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा में अपनी रुचि दिखानी चाहिए। जितना ज्यादा आप विधानसभा में बैठेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे वो आपके राजनीतिक कैरियर के लिए, आपके व्यक्तिगत कैरियर के लिए भी, मैं व्यक्तिगत कैरियर के लिए भी कहना चाहता हूं कि वो भी आपका बहुत उपयोगी होगा।
जिस समय उसके बाद एजेंडा को समझ लिए, एजेंडा में सभी प्रकार के नियम होते हैं, इस नियम के अंतर्गत सूचना ली जाएगी, इस नियम के अंतर्गत सूचना ली जाएगी। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा 4 दिन होगी। धन्यवाद प्रस्ताव में राज्यपाल जी ने जो कुछ बोला है, हम उसके ऊपर अपना मत अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहले जिस दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा उस दिन आप लिखित रूप में, उस दिन या उसके नेक्स्ट डे तक आप लिखित रूप में जो देंगे वो कार्यसूची में आ जाएगा। उसके बाद आप देंगे तो वो कार्यसूची में नहीं आएगा, नेक्स्ट डे तक आएगा। उसके बाद वो उसके ऊपर आप अपना भाषण कर सकते हैं कि राज्यपाल जी ने ये कहा, ये नहीं कहा। सरकार के पक्ष के लोग कहते हैं राज्यपाल जी को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ये बातें की, लेकिन अपनी बात भी कहे। लेकिन हमारा ये निवेदन है कि ये भी बात और उसमें आ सकती है। लेकिन उसके ऊपर फिर राज्यपाल जी के भाषण के ऊपर वोटिंग होती है, धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर। अब उसके बाद बजट आता है। बजट के ऊपर भी 4 दिन लगातार चर्चा होगी। सामान्य बजट के ऊपर विभाग वाइज भी चर्चा होती है, विधानसभा चलती है तो विभाग वाइज भी चर्चा होती है। लेकिन सामान्य चर्चा के ऊपर सारे सदस्यों को प्रयास करना चाहिए कि वो वहां पर रहें और अपनी बात कहें। प्रयास होना चाहिए कि आप अपने क्षेत्र की बात उसमें से कहें, और जो बात आप कहते हैं उस बात को, जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, यू विल हैव टू बी लॉयल टू योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उस बात को ले जाकर आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच में कह सकते हैं कि हमने आपकी ये बात उठाई। अभी मैंने एक बात और कही थी कि काम होने की गारंटी नहीं है, लेकिन काम करने के प्रयास की गारंटी है। तो जो आप प्रयास कर रहे हैं वो इस कार्य सूची में और आपके द्वारा जो विधानसभा में बोला गया वो आपको दर्शाएगा कि आपने प्रयास क्या किया। प्रयास भी तो कहने के होना चाहिए। इससे अच्छा फोरम, विधानसभा से अच्छा फोरम आपके प्रयास का आपके क्षेत्र की जनता को भी नहीं दिखेगा, आपकी पार्टी को भी नहीं दिखेगा और आपको भी आगे बढ़ने के लिए नहीं दिखेगा। इसीलिए इसके ऊपर जरूर कार्यसूची के ऊपर पूरी की तरीके से ध्यान देना चाहिए। दुर्भाग्य से अगर कोई हमारा सदस्य नहीं रहता तो उसके अगले दिन विधानसभा नहीं होती, सिटिंग विधानसभा। और इस समय कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय बहुत शालीनता के साथ महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद जिस समय विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो वंदे मातरम से शुरू होता है, और जिस दिन विधानसभा का सत्रावसान होता है उस दिन राष्ट्रगान से होता है, जनगण मन से होता है। तो उस समय मैं ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण की बात होती है। उस समय किसी भी प्रकार के आपके सदस्य विधानसभा का, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने अभी दुनिया भर की लगभग 25-30 पार्लियामेंट्री स्टडीज के लिए मैं पूरे देश में गया हूं। जितनी अच्छी प्रक्रिया, नियमावली, जो संसदीय आचरण, सदाचार हमारे यहां पर है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में होगा। हम उसको अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कभी मैं छोटी सी एग्जांपल इसके रूप में देता हूं कि लोग कहते हैं भाई फलाना त्योहार है वो अच्छा नहीं है। त्योहार सब अच्छे होते हैं, हम उसको खराब कर देते हैं। हमारे को अच्छे तरीके से करने का हमारे को एक ही अवसर मिलता है। इसमें कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सब सदस्य होते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय कर देती है उसी के हिसाब से विधानसभा का बिजनेस आगे चलता है, उसी के हिसाब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अलावा विधानसभा को इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी समय कोई भी बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री या कोई उसको कोई प्रस्ताव रखें तो उसको ग्रहण करना, उसको चेंज करने का अधिकार विधानसभा को है बहुमत के आधार के ऊपर। लेकिन उसके बाद फिर ये बहुत सारे नियम जहां पर बहुमत के आधार के ऊपर वोटिंग नहीं है, उसका सारा अधिकार माननीय अध्यक्ष के पास होता है। जैसे कल माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने बताया ना कि आप आग्रह कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो अध्यक्षीय पीठ का होता है, और अध्यक्ष पीठ के निर्णय के बाद कोई भी माननीय सदस्य उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। ये बात बहुत समझने वाली बात है कि अध्यक्ष पीठ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप या कोई लांछन नहीं लगाया जा सकता। ये क्योंकि वो एक सिस्टम है, मेरे एक इंस्टीट्यूशन है। संविधान में भी, मैं इस बात को यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संविधान में भी अध्यक्ष के कार्यों को बाइंडिंग नहीं करी गई। अध्यक्ष के लिए छोड़ दिया गया कि अध्यक्ष समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अध्यक्ष निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगे। बाकी सबके लिए संविधान में लिखा होगा कि किसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, लेकिन अध्यक्ष के लिए वहां पर भी नहीं लिखा है। तो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप
व्यक्तिगत नहीं, संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप अध्यक्ष पीठ की गरिमा होती है। विधानसभा का सत्र शालीनता के साथ चले। मैंने बोला कि आपको अपना, बहुत सारे सदस्य हैं जो कई बार चुनकर आए, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ अपनी विधानसभा जहां तक वो चुनकर आते हैं वहां तक रही। आपको अगर अपने आप को ग्रूम करना है, प्रदेश में पहचान बनानी है और धीरे धीरे देश में पहचान बनानी है। उत्तर प्रदेश के, आज मैं इस बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई हुई है। तो उसके कारण हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें याचिका समिति के बारे में भी कल आपको बताया। याचिका समिति, हम सब लोग अपना याचिकाएं लगा सकते हैं। नियम 51 के अंतर्गत हम अपना सूचना, नियम 51 की सबसे लास्ट में सूचनाएं आती हैं। तो नियम 51 की सबसे लास्ट में सूचना आने का मतलब जिनकी सूचना का जवाब देना, वो जवाब तो हम दे देंगे क्योंकि वो आ गया जवाब, लेकिन हम ग्राह्य उसी को करेंगे जो नियम 51 के पुकारने के समय वहां पर उपस्थित होगा। नहीं तो हम वेटिंग वाले माननीय सदस्यों को, जैसे 16-15 लोगों को लेना है तो हम 15 लोगों की सूची बनाते हैं। 15 लोगों के बाद हम 5-7-10 लोगों की और सूची बना लेते हैं कि 15 में से अगर 4-5 एब्सेंट हो गए तो उनको अवसर मिलेगा, और अवसर उनको मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए, ये प्रश्न जो लगाए देंगे, जो प्रश्न लगाए जाते हैं, तो प्रश्न तारांकित प्रश्न का जवाब आपको अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का सबसे पहले लिया जाता है। अगर कोई ग्राह्य होता है तो उसके बाद तारांकित प्रश्न लिए जाते हैं। तो तारांकित प्रश्नों की संख्या लगभग 20 के लगभग होती है। तो उसमें जो होता है, एक वो कहावत है ना कि अगर कानपुर से ट्रेन चले दिल्ली के लिए, तो मेरे यहां से कानपुर से तो चल जाए लेकिन दिल्ली जाके रुके, लेकिन जो बीच में इटावा वाले आ जाए तो कहते हैं हमारे यहां भी रुक जाए, लेकिन हमारे रुकने के बाद कहीं ना रुके। हर आदमी चाहता है कि हमारे स्टेशन पर रुक जाए। तो वैसे ही विधानसभा के तारांकित प्रश्नों के ऊपर होता है कि जिसका आ गया फिर वो उसको पकड़ कर बैठ जाता है कि अनुपूरक मेरे 5-7 हो जाए। तो आगे वाला सोचता है कि ये कब खत्म करे, कब मेरा नंबर आए। तो आगे वाले सदस्य को अवसर उसके कारण नहीं मिल पाता। तो इसलिए अध्यक्ष पीठ का निर्णय होगा, जो भी समय के ऊपर मैं बताऊंगा। मेरा प्रयास होगा कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को भी समय सीमा या उनके नंबर के आधार के ऊपर रखा जाए ताकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी अवसर मिले। समय उतना ही है, कम समय में जितने सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा, सदस्यों को अपनी बात कहने में उसमें सुविधा होगी कि आपने कौन सी बात कही, फिर आपने प्रश्न किया। जो आप ये प्रश्न होते हैं, प्रश्न काल होता है, ये बड़ा प्रोमिनेंटली मीडिया के द्वारा लिया जाता है। 11 बजे से आप जिस समय विधानसभा शुरू होती है तो टेलीविजन के ऊपर, डीडी लाइव के ऊपर हमारी विधानसभा का प्रसारण होता है। साथ ही में यूट्यूब के ऊपर भी हम इसका लाइव प्रसारण करेंगे। तो विधानसभा में जितने माननीय सदस्य आपका कार्रवाई, आपका पार्टिसिपेशन, आपके द्वारा कौन से इश्यूज उठाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे आपकी जनता उसको डायरेक्ट देख रही है। और जिस समय अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्ट देख रही है तो सावधान रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप सब लोगों को उसमें सावधान रहना पड़ेगा। आज जैसे ये बजट के ऊपर जरूर अपनी विधानसभा की बात की कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज है, ये चीज है। हमारे सत्ता पक्ष के भी मित्र कहते हैं कि ये बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी विधानसभा में ये भी करा दिया जाए। ये सभी के सदस्यों का अधिकार है, उसीलिए विधानसभा का सत्र होता है, इसीलिए विधानसभा का फोरम है, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म है सब हम लोगों को सारी की सारी बात बताने का। तो वो सब बातें उसमें होंगी। विधानसभा के सत्र के दौरान ये प्रश्न इसमें होते हैं, ये भी देखा करिए कि भाई ये जो प्रश्न है, बहुत सारी चीजें जो प्रश्न मैंने नहीं लगाया, अगर किसी ने पॉलिसी मैटर का कोई प्रश्न लगाया है और उसका उत्तर गया है तो आप उस प्रश्न को देख सकते हो और उसका उत्तर देख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अब सारे के सारे आपके आईपैड के ऊपर, आपके डिवाइस के ऊपर होंगे। तो आप पहले तो जिस समय लेना पड़ता था कि जाके पीछे से प्रश्न ले लो, प्रश्न लेने के बाद आपके पास होता था, अब आपकी डिवाइस पर होगा। अब आपकी अटेंडेंस भी आपकी डिवाइस पर होगी। अब पहले अटेंडेंस के लिए दस्तखत करने जाना पड़ता था पीछे, अब आपकी अटेंडेंस भी आपकी डिवाइस पर होगी। आप अपना डिवाइस खोलेंगे, उसके ऊपर अटेंडेंस का भी होगा। अगर आप अपनी डिवाइस नहीं खोली, आपने अटेंडेंस नहीं दी, इसका मतलब आप एब्सेंट हैं। कागज के ऊपर तो बैक डेट चल जाती है, डिवाइस के ऊपर बैक डेट नहीं चलती। तो ये तो हम सबको मालूम है ना कि ये अब तो फिर बैक डेट, उसमें डेट आ जाएगी, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो इसलिए आपकी अटेंडेंस भी होनी चाहिए। सदस्यों के अच्छे आचरण और व्यवहार और उनके पार्टिसिपेशन का सम्मान भी होगा, और जो सदस्य एब्सेंट ज्यादा होंगे उनका भी नाम मीडिया को जरूर बताया जाएगा, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारा नाम तो कहीं है नहीं, उनका भी तो नाम कहीं ना कहीं होना चाहिए जिनका इंटरेस्ट नहीं है।
तो उनका भी नाम सब जगह मुझे लगता है कि लोगों को पता रहना चाहिए कि दो, इट इज बोथ वेज ना। नहीं तो फिर उसका नाम बता दिया जाए जो अच्छा काम कर रहा है तो कहे दूसरे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरा नाम तो आया नहीं तो उसका भी नाम, क्योंकि सबको सब बातें पता होनी चाहिए कि इनको बहुत ज्यादा काम था इसीलिए विधानसभा में नहीं आए, तो बहुत ज्यादा काम वालों को भी, क्योंकि जनता इसलिए, ये हम सब विधानसभा के सदस्य के नाते से चुने गए हैं, और जब सदस्य के नाते से चुने गए हैं तो विधानसभा की कार्रवाई में सदस्य के नाते से हमारी भागीदारी निश्चित रूप से हो, ये हम सब लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। आज महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे बीच में हैं। कई विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक पदों के ऊपर उन्होंने अपना बहुत हमेशा अपना समर्पण, अपना योगदान दिया है। एक उनकी लंबी जीवन में श्रृंखला जिससे हम सब कुछ बहुत सारे सीख सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया समाज की सेवा के लिए, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं प्रमुख सचिव विधानसभा से कहूँगा कि आगे की कार्रवाई बढ़ाएं। योगी आदित्यनाथ जी जैसे मनीषी का भारत के राजनीतिक पटल पर प्रादुर्भाव यह सिद्ध करता है कि 14वीं शताब्दी की पश्चिम की सभ्यताओं का चर्च एवं स्टेट का द्वंद्व भारत के परिप्रेक्ष्य में निरर्थक है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि धर्माचार एवं संत राज्य के हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन उत्कृष्ट एवं पक्षपात ढंगपूर्ण से कर सकता है। उन्होंने यह जीवंत प्रमाण है कि भारत की प्राचीन सभ्यता पश्चिम की सभ्यताओं से श्रेष्ठतर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी भारत की सत्यनिष्ठा, उसकी संस्कृति एवं मर्यादा के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के रूप में आपका पुनः नियुक्त होना भी मील का पत्थर है। विलक्षण प्रतिमा के धनी योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक यात्रा वर्ष 1998 में प्रारंभ हुई। आप गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से सबसे युवा सांसद के रूप में 12वीं लोकसभा के लिए प्रथम बार निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में 5वीं बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। प्रगाढ़ संसदीय अनुभव के धनी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी संसद के अति सक्रिय सदस्यों में रहे हैं। आप संसद में राष्ट्र हित व जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। आप लोकसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे हैं तथा संसद सदस्य वेतन एवं भत्ते संबंधी स्थायी संयुक्त समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप सितंबर 2017 से मार्च 2022 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा में युवा मुख्यमंत्री की नेता सदन के रूप में आपकी कार्यशैली सभी विधायकों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में नेता सदन के रूप में आपके नेतृत्व में सतत विकास के लक्ष्यों पर दिन रात 36 घंटे से अधिक समय तक अनवरत चर्चा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत प्रक्षेत्र सम्मेलन का आयोजन तथा संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा की विशेष बैठक संपन्न कराई गई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र में दीर्घ एवं गहन अनुभव उत्तर प्रदेश जैसे बृहद एवं महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी प्रशासनिक क्षमता एवं विकास के दृष्टिकोण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश की प्रगति का आधार उन्हीं की कुशल प्रबंधन और विशेषता और आपके शैक्षणिक एवं चिकित्सीय संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रबंधक के रूप में भी आपने पद धारित किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं नेता सदन के रूप में प्रदेश एवं सदन को पुनः आपसे प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम में आज सभी माननीय सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोले ठीक। 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित इस 2 दिवसीय विशेष प्रबोधन कार्यक्रम में आज के समारोह कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी
उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी माननीय सदस्यगण और प्रमुख सचिव विधानसभा समेत विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले प्रबोधन कार्यक्रम के समारोह के अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय राज्यपाल महोदय जैसे एक अनुभवी संविधान विशेषज्ञ, शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास और जीवन का एक लंबा अनुभव जिनके पास अलग अलग क्षेत्र का है, उसका लाभ आज उनके महत्वपूर्ण उद्बोधन के अवसर पर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश विगत 3 वर्षों से माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में, उनकी सक्रियता, उनकी कर्मठता के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्र में विकास और लोक कल्याण की अनेक योजनाओं को लागू करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर आज नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के इस विशेष प्रबोधन कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा के अपने माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकाल के अपने इस दौरान कुछ नवाचार किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करते हुए देश की पहली विधानसभा, जो सबसे बड़ी विधानसभा है, वह अब ऐसे लगती है जैसे वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखनी चाहिए थी, और वह एक अच्छा प्रयास हुआ है। इस प्रयास का लाभ आप में से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाला है। थोड़ा अभ्यास आप करेंगे, ये जो डिवाइस वहां लगाई गई है टैबलेट के रूप में, उतना ही सरल है जितना आपका स्मार्टफोन या मोबाइल फोन। और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्मार्टफोन और डिवाइस का अपना इस्तेमाल न करता हो। उससे ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और उस अभ्यास के साथ अपने हाथ को आजमाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आपको भी लगेगा कि यह तकनीक तो बड़ी उपयोगी है और इसको हम बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो एक साथ आपका प्रशिक्षण ई विधान के साथ भी और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए क्या नियम होने चाहिए, इसके साथ भी जुड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आप इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि आपको इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मित्रों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सौभाग्यशाली बनाती है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और 25 करोड़ में से 403 ऐसे बिरले सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के भाग्य को लेकर के
इस सदन में बैठ करके चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसका एक ठोस परिणाम लेकर के आएंगे। इसलिए तो लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और मैंने इस बात को देखा है। मैं 1998 से सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, एक सांसद के रूप में। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में, और इस 18वीं विधानसभा में मैं भी आपकी तरह एक नए सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं। तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक के रूप में भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता के साथ उसका संवाद जितना अच्छा होगा, साथ साथ वह जिस मजबूती के साथ ईमानदारी पूर्वक जनता की समस्या के लिए प्रयास प्रारंभ करेगा, जनता की अपेक्षाओं पर वह उतना ही खरा उतरता हुआ दिखाई देगा। नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, कभी नहीं। मैंने हमेशा देखा है, मैं इस चुनाव में भी देख रहा था, एक मान्य सदस्य थे, वो छोटी छोटी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, जाम करते थे। विकास की कोई योजना आती थी तो भी धरना प्रदर्शन शुरू होता था। और मैं इस चुनाव में जब रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे, मैंने कहा यार उस विधानसभा का थोड़ा रिजल्ट दिखाओ। पता लगा वो 4थे नंबर पर थे। आप देख सकते हैं जनता कितनी जागरूक है, उसे मालूम है लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का स्वरूप वैसे ही नहीं माना गया है। उसे एक एक गतिविधि की जानकारी होती है, और गतिविधि की जानकारी किस रूप में होती है। विधानसभा की हमारी कार्रवाई चल रही है, हम में से ज्यादातर लोगों में होड़ क्या लगती है कि हम जिस रूप में अपनी बात को कह दें, बस एक बार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर आपकी बात नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो जनता भी उसको नकारात्मक भाव के साथ ही लेती है। उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, बल्कि आपकी एक खराब छवि प्रस्तुत होती है। और अगर हमारे भाव सकारात्मक हैं, प्रदेश हित में है, देश हित में है, जनता के हित में है, लोक कल्याण के हित में है, तो जनता भी उसे उसी भाव के साथ लेती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता जी, उनसे कुछ भी नहीं छुपा रहता है। और इसलिए एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए जब हम जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, तो जनता हमें बार बार समर्थन देती है। और जिस मुद्दे को आप सकारात्मक भाव के साथ उठाते हैं, उसका परिणाम भी उसी प्रकार से सकारात्मक रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण जरूर दूंगा। मैं 1998 में गोरखपुर से सांसद बना। उस समय तक पिछले 20 वर्षों से गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बीमारी थी जिसमें 1 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे उसकी चपेट में आते थे। हजारों की संख्या में मौतें होती थी। गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में एकमात्र एक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, वह भी जर्जर स्थिति में था। 1998 में मैं सांसद बना। सांसद बनने के बाद मेरे पास पहली बार ये मामला आया। मुझे एक कार्यकर्ता ने फोन किया कि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे एडमिट हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, आप एक बार आके देखते। तो मैं गया, लेकिन जैसे मैं अंदर वार्ड में जाना चाहता था, वहां के प्रिंसिपल ने मुझे वार्ड में नहीं जाने दिया। खैर, मैं प्रतिरोध करते हुए वार्ड में पहुंचा। भयंकर बदबू थी, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए थे। न बेड है, न बेड शीट है, गंदगी का अंबार है,
भीषण गर्मी है, यही जून और जुलाई का महीना था, पंखा एक भी नहीं चल रहा था, एसी की बात तो दूर थी, और बड़ी भयंकर बदबू थी। मुझे पसीना आने लग गया, मेरे साथ के जितने लोग थे सबको पसीना आने लग गया, सब बाहर भाग गए। मैंने अपना गमछा लिया, अपने मुंह पे बांधा और मैं गमछा बांध करके ही वार्ड में घूमने लग गया। और कार्यकर्ता फिर मुझे कहा कि थोड़ा यहाँ का टॉयलेट भी थोड़ा देख लीजिए। 3rd फ्लोर में वार्ड था और टॉयलेट पूरी तरह चौक था। मैंने वहां पूछा, मैंने कहा प्रिंसिपल तो हमारे साथ नहीं थे, डॉक्टर थे, मैंने कहा ये टॉयलेट कब से चौक है? कहा साहब कभी खुला ही नहीं। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि 3rd फ्लोर का टॉयलेट अगर चौक है तो अनुमान कर सकते हैं। खैर वो सब देखने के बाद मैं प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल बैठे हुए थे तो उन्होंने मेरे सामने एक सूची दी। उन्होंने कहा साहब हमारे पास कुछ भी संसाधन, मैं इससे पहले बोलता तो उन्होंने मुझे सूची दे दी। उन्होंने कहा था हमारे पास न पंखे हैं, न बेडशीट है, न दवा है, कुछ भी तो नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे? तो मैं गया वापस और उसमें से कुछ सामान मैंने, जैसे बेडशीट, मैंने 100 बेडशीट खरीदी अपने पास से। वहां के कुछ उद्यमियों के साथ मैंने बैठक की। मैंने उनसे कहा भाई आप कम से कम पंखे और एसी दे दीजिए, वार्ड के लिए बच्चे हैं वहां पे। उन्होंने कुछ एसी पंखे दिए। फिर ऐसे ही कुछ अन्य सामान, बेड्स वगैरह कुछ मैंने लिए और मैं तीसरे दिन एक ट्रक में भर करके लेकर के मेडिकल कॉलेज गया। मैंने वहां के प्रशासन को सौंपा। मैंने कहा इसको आप लीजिए, इसको आप चलाइए। फिर मैंने तब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस समय माननीय कल्याण सिंह जी थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा ऐसी ऐसी स्थिति है और कैसे इसका, उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे सब गरीब बच्चे हैं। इंसेफ्लाइटिस से जो मौत होती थी 90% बच्चे अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के थे। तो मैंने कहा इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उपचार नहीं करा सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि उस समय तक दवा लोग खरीदते थे, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक हम ये व्यवस्था करवाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पूरी जानकारी मैंने ली। मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मुझे परमिशन ही नहीं मिली। एक बार प्रयास किया नहीं मिला, दूसरी बार प्रयास किया नहीं मिला, तीसरी बार प्रयास किया नहीं मौका मिला। मैं स्पीकर से मिला। स्पीकर ने कहा कि देखिए आपकी सरकार है और आप अपनी सरकार के खिलाफ कैसे इस मुद्दे को उठा सकते हैं। मैंने कहा मुद्दा उठाने, मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मुझे केवल सदन में इस बात को रखना है। प्रमोद महाजन जी उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे, मैंने उनके सामने इस बात को रखा। उन्होंने कहा नहीं मौका नहीं मिल पाएगा। मैं स्पीकर से जिद किया। मैंने कहा मुझे आप मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा मैं 1 मिनट का मौका दूंगा। मैंने कहा 1 मिनट नहीं, आधा मिनट का दीजिए, मुझे इसमें मौका मिलना चाहिए। अगर आपको मेरी बात में दम लगता हो तो मुझे मौका देना, नहीं लगता है तो मुझे बिठा देना। अब आश्चर्य करेंगे कि मुझे केवल वहीं से मौका मिला। 2 मिनट का समय उन्होंने दिया। 2 मिनट के अंदर मैंने लक्षण बताने शुरू किए तो कुशीनगर से लेकर के और सहारनपुर तक के जितने सांसद थे सब खड़े हुए। सबने कहा साहब ऐसी बीमारी हमारे यहां भी है। उस समय अमेठी के सांसद भी खड़े हुए, डॉक्टर संजय सिंह वहां से सांसद थे। सहारनपुर से एक नकली सिंह, बहुत वरिष्ठ सदस्य थे, वो सांसद थे। ऐसे ही अलग अलग सांसद खड़े हुए। पीलीभीत से श्रीमती मेनका गांधी सांसद थी, वो भी खड़ी हुई। कहा तो हमारे यहां भी बीमारी है। और फिर इस पे चर्चा करने का समय मुझे मिला। कॉलिंग अटेंशन में आधे घंटे की चर्चा का मौका मिला और फिर ये चर्चा आगे बढ़ती गई। भारत सरकार ने टीम भेजनी शुरू की। कार्य प्रारंभ हुआ, वैक्सीनेशन शुरू हुआ। वायरल ने अपना नेचर बदला, चलती रही और हम लोग भी हिम्मत नहीं हारे।
1998 से जिस यात्रा को हमने प्रारंभ किया था, ठीक 20 वर्ष यानी 19 वर्ष के बाद मुझे मुख्यमंत्री बनने का जब अवसर प्राप्त हुआ, मैंने प्रदेश में अंतर विभागीय समन्वय बनाया। और मित्रों, आज इंसेफ्लाइटिस के 95% मौतों को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। एक बेहतरीन मॉडल है, ये बेहतरीन मॉडल है देश और दुनिया के लिए। कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसका एक मॉडल यह एक खड़ा हुआ है। और वही मॉडल जो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाया, आज वही मॉडल है जिसमें उत्तर प्रदेश ने कोरोना कालखंड में देश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। वही अनुभव, अंतर विभागीय समन्वय, एक एक अलग अलग विभाग को उसके साथ जोड़ने का कार्य, और यूपी के मॉडल की इसीलिए सर्वत्र सराहना भी हुई है। फील्ड में रहकर जब हम काम करेंगे, बहुत सारी व्यवहारिक जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। सार्वजनिक जीवन में याद रखना, व्यक्ति का धैर्य, शालीनता और उसका धैर्य हमेशा उसको आगे बढ़ाता है। उसका उतावलापन, उसका ठेके पट्टे के प्रति अनुराग, उसका हर एक मामले में हस्तक्षेप करना हमेशा उसके पतन की ओर लेके जाता है। हमने देखा है, जितने उदंडता करने वाले लोग थे, संसद में ही मैं देखता था और विधानसभा में मैंने पिछली बार देखा, वो सब लुढ़कते चले गए। सबकी छुट्टी जनता जनार्दन करती गई। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ जिन लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, जनता ने उनको हाथों हाथ लिया है। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है, तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? इनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं, इनके तो जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को कसना, अपने आप को तैयार करना, और फिर उसके अनुरूप, जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना। आवश्यक नहीं आपने कोई प्रस्ताव दिया है कि एक ही बार में सब हो जाएगा। और आज तो इतनी योजनाएं हैं हर एक विधानसभा के लिए। यहां पे हमारे विपक्ष के जुड़े हुए तमाम मित्रगण हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा कि विकास कार्यों में हमें राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर विकास कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, आपको उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। आप हाथों हाथ लीजिए उसको, आपको उन कार्यक्रमों में जाना चाहिए, जनता को लाभ हो। आपका उद्देश्य भी और हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर आप उन विकास की योजनाओं के साथ जुड़ करके जनता के बीच में जाते हैं, तो उसका श्रेय तो आपको मिलना है, उसका श्रेय बीजेपी को या बीजेपी के सहयोगी दलों को थोड़े मिलना है। क्योंकि आपकी विधानसभा है, आप इस समय विधायक हैं, जनता ने आपको चुना है। अगर विकास के कार्य वहां हो रहे हैं, तो उन कार्यक्रमों को अगर हम वहां बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके साथ जुड़ती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि वह न केवल तटस्थता बनाते हैं मंत्रियों से, बल्कि वह तटस्थता बना देते हैं विकास के कार्यों से भी। और फिर उनके सामने भी संकट खड़ा होता है जब चुनाव आते हैं, और चुनाव के दौरान फिर जो संकट खड़ा होता है वो सबके सामने है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक तो जनता के प्रति हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने के लिए अत्यंत संवेदनशील बनना पड़ेगा। ठेके पट्टे या किसी भी इस प्रकार के उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जो उत्तर प्रदेश में बदनामी का कारण था, इससे उतनी ही दूरी बनानी पड़ेगी। मेरिट के आधार पर कार्य हो, इसके बारे में अधिकाधिक जोर देने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी एक छवि को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मैं तो विधानसभा से कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा, कि हमारा प्रयास हो कि कम से कम 1 या 2 सदस्य विधानसभा में जो अच्छे हों, एक तो हम नए सदस्यों को बोलने का मौका जरूर दें। अक्सर क्या होता है
देखिए, पिछली बार हमने 3 ऐसे सेशन चलाए थे इस विधानसभा के, जो अपने आप में देश के अंदर मॉडल बने थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर 36 घंटे तक सदन चला था। इसके पीछे चलाने का हेतु 2 था। एक, प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य हम सबके सामने दिया है, पूरे देश के सामने दिया है, कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें क्या कुछ करना है। और उस चर्चा में मैंने देखा कुछ सदस्य ऐसे थे जो 36 घंटे तक सदन में बैठे रहे, और उसमें से काफी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, जिनको हम सोचते थे कि इनको कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन जब डिबेट में उन्होंने अपनी बात को रखी, क्योंकि रात्रि को 2 बजे तक तो मैं भी सदन में था, और रात्रि 2 बजे तक मैं उनके भाषण सुनता रहा। 5-5, 7-7 मिनट मिलता था, लेकिन क्या मजबूती के साथ, कम शब्दों में किस प्रभावशाली तरीके से वे अपनी बात को सदन में रखते थे, यह मुझे लगता अत्यंत अनुकरणीय उदाहरण था। उस समय सदन के अंदर मैंने देखा कितना पोटेंशियल है, कितनी ऊर्जा है, कितनी प्रतिभा है जनता के द्वारा चुने गए बातों पे। आवश्यक नहीं कि आपकी भाषा साहित्यिक हो, आवश्यक भी नहीं कि आपकी भाषा विशुद्ध व्याकरण युक्त हो। महत्वपूर्ण यह है कि विकास के प्रति आपकी सकारात्मक दृष्टि और आपका व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि आप जो कहेंगे वो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। फील्ड में आप विजिट करेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी हो। वो कोई साहित्यिक मंच नहीं कि हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग ही वहां पर करें। जो आपकी भाषा है, अपनी भाषा में अपनी बात को वहां पर कहने की आदत हमारी होनी चाहिए। और हमारा प्रयास हो कि वर्ष में फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म हम तैयार करें कि 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ आदर्श विधायक हम चयनित करें, जो विधानसभा के किसी एक सत्र में फिर उनको सम्मानित करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। जरूर आगे बढ़ाया जाए कि भाई हर साल एक ही विधायक को न किया जाए। भाई एक को जब मिल गया तो 5 साल में फिर उसका नंबर ना आए, फिर 5 साल के बाद ही आए। लेकिन कुछ ऐसे सत्र होने चाहिए, जैसे राज्यपाल का अभिभाषण। कौन कहता है कि हम राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण दे तो राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर हम चर्चा को देर रात्रि तक नहीं कर सकते? पूरी रात्रि भर चलाइए सदन को, भोजन की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक सदस्य बैठे, कोरम हमेशा भरा हुआ हो, प्रोसीडिंग का हिस्सा उनकी बात को किया जाए, उनकी प्रोसीडिंग में पूरी बात उनकी आए, कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखना। ये चीजें अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी पहचान बनेगी। भाषण देने का एक अभ्यास आपका होगा जनता के सामने। देखिए, हमारी ताकत जनता के प्रति हम अपने संबोधन के माध्यम से ही सम्मोहन पैदा करते हैं, और फिर वही सम्मोहन हमें वोट में बदलता है। अगर आप केवल चुपचाप खड़े होकर हाथ जोड़ के जा रहे हैं, एक बार वोट मिल जाएगा। दूसरी बात, जनता पूछिएगी कि अरे आप कुछ बोलेंगे भी, तो बोलने की आदत का मंच बनना चाहिए विधानसभा, और उसकी आदत डालने का एक अभ्यास, और फिर आदर्श विधायक के चयन की प्रक्रिया। फिर विधानसभा में हम जब विधानसभा की कोई पुस्तिका जारी करें तो उसमें आना चाहिए कि फलाने सत्र में यह हमारा आदर्श विधायक रहा है, यह हमारे आदर्श विधायक के रूप में इन लोगों ने वो किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर हमें कार्य करना होगा। दूसरा, मैं अक्सर एक बात देखता हूं, अभी 23 को माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण होगा नए विधानसभा का लिए। सत्र की शुरुआत राज्यों में राज्यपाल जी के अभिभाषण से होती है और संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से होती है। फिर राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आएगा और उस पर चर्चा होगी। याद रखना, अगर आप विधानसभा में हैं तो राज्यपाल जी के भाषण के दौरान, राज्यपाल जी के आने के पहले सभी मान्य सदस्य कम से कम 15 मिनट पहले अपनी सीट पर बैठ जाएं। उस दौरान शांति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुने। बहुत कुछ मटेरियल उस अभिभाषण में आपको भाषण का मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी तो बाद में आएगी, लेकिन भाषण को चुपचाप अपना ईयरफोन लगाइए
और पूरे अभिभाषण को सुनिए, अच्छी बातों पर ताली पीटिए और उसको पूरा समर्थन उस समय करिए। एक माहौल बदला हुआ दिखाई देगा आपको। दूसरा, राज्यपाल जी के आने के पहले या राष्ट्रपति जी के आने के पहले या कोई भी ऐसा महानुभाव जो हमारा अतिथि बन के आ रहा है हमारी विधानसभा में, वो केवल सत्ता पक्ष का अतिथि नहीं होता। जैसे कल लोकसभा के माननीय स्पीकर आए थे, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों वहां पर था। एक मैसेज देश के अंदर अच्छा गया। मैसेज क्या गया कि देखिए, एक नवाचार के लिए, ई विधान के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के विकास में हम अपने राजनीतिक मतों से ऊपर उठ करके काम करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। यह एक मैसेज था उसका। बात छोटी है लेकिन मैसेज दूर तक जा रहा है। लाभ 25 करोड़ जनता के लिए जा रहा है और भाइयों बहनों, उसका लाभ किसको मिल रहा है? हर एक सदस्य को मिल रहा है। सदस्य के प्रति देखिए, आज हमारी सबसे बड़ी कमी क्या हो गई? राजनेता अविश्वास और असम्मान का प्रतीक बन गया है। ये सदन है जो हमें विश्वास का प्रतीक बनाएगा। यहां की चर्चा, यहां की गंभीर चर्चा, यहां पर प्रभावी चर्चा हमें सम्मान का प्रतीक बनाएगी और उस प्रतीक के रूप में हमें उभरना है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। 6 जून को महामहिम राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक दुर्लभ अवसर आ रहा है जब राष्ट्रपति जी का महत्वपूर्ण उद्बोधन उत्तर प्रदेश विधानमंडल को प्राप्त होगा। राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के पहले सदन में उपस्थित हो जाना, कम से कम आधे घंटे पहले आ जाना। हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ आएंगे, राज्यपाल महोदय, मैं, स्पीकर महोदय, हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ ही आएंगे। लेकिन शेष सदस्य आधे घंटे पहले कम से कम अपनी सीट पर बैठ जाएं और अपनी सीट पर बैठ करके हम शालीनता के साथ अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर संवेद सदन को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन को, उनके भाषण को हम सुने, उनके मार्गदर्शन को लें। बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। एक चीज हम जरूर ध्यान में रखें, जब राज्यपाल जी का भी भाषण हो, जब राष्ट्रपति जी का भी भाषण हो या राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हो या सदन की सामान्य रूटीन की प्रक्रिया में हो, हम अपना मोबाइल फोन बंद करके रखेंगे। रखना भी चाहिए। ये बड़ी, यानी जब चर्चा के दौरान या राज्यपाल जी के भाषण के दौरान या राष्ट्रपति जी का जब वहां पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा और मोबाइल फोन की घंटी बजती है, बड़ी अशिष्टता नजर आती है बाहर। लोगों के पास उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। सदस्यों के प्रति लोगों के मन में असम्मान का भाव पैदा होता है। हमारी पूरी गंभीरता को पूरी तरह डायल्यूट कर लेता है। मोबाइल फोन, हमारा प्रयास हो कि हम सदन के अंदर लेकर के ना आए। लेके आ रहे हैं, बंद करके रखें। कोई इमरजेंसी है तो आप उसको इस रूप में रखें कि जिससे उसकी घंटी की आवाज वहां ना आने पाए। साइलेंट मोड पर रखें उसको। ये कुछ चीजें हैं जो सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये हमारी गरिमा में वृद्धि करेगा, हमारे प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव पैदा करेगा। आज हम लोग जाते हैं, लोग सम्मान के भाव से क्यों देख पाते हैं? अगर मैं भी अन्यों की तरह करता, लोग मुझे भी राह चलते हुए गाली देते ना। हम लोगों ने तो अपील की कि भाई सड़क पे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। अलविदा की नमाज नहीं हुई। मस्जिदों में 3-3 शिफ्ट में उन्होंने नमाज अदा की। एक अभिनंदनीय कार्य हुआ। अगर सरकार भेदभाव करती कि नहीं साहब इधर एक पक्ष करेगा दूसरा पक्ष नहीं करेगा, या माइक उतारने के लिए हमने कहा कि भाई देखो लोगों को परेशानी होती है, परिसर के बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, हमने अपील की, सबने योगदान किया। मैं कल से देख रहा हूं, परसों मैंने अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मिलकर के एक वीसी की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। मैंने कहा भी जितने माइक उतारे गए हैं हमारा प्रयास हो दोबारा ना लगे, और जो उतारे गए हैं विद्यालयों को दान दे दिए जाए। कल से लोग दान देना शुरू कर दिए। लोगों को मालूम है कि यह एक तरफा नहीं है, सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है।
और ऐसे ही मोबाइल फोन का मामला है या कोई भी इस प्रकार का मामला है, ये हमें सबके लिए लागू करना है, समान रूप से लागू करना है। प्रदेश की एक छवि बनानी है। जो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश विकास में बैरियर है, इस छवि को हटाना है। उत्तर प्रदेश देश में विकास का अग्रणी नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ेगा। इस छवि को आपके माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करना है और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एक विधानसभा सत्र के बाद संसदीय कमेटियां भी बनेंगे। संसदीय कमेटियों का काम एडवाइजरी होता है और एक सरकार को या विभागों को सलाह के रूप में वे काम करती है। मैं बहुत बार देखता हूं बहुत सारी कमेटियां अधिकारियों को बुला करके आदेश पारित कर देती हैं। मुझे लगता है कि वह एक गलत परंपरा की शुरुआत होती है। हमें उसका ध्यान रखना होगा। अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाना होगा और जब भी ये समन्वय में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो बाद में संकट खड़ा होगा। तो कोई भी ऐसा कार्य हम लोग न करें कमेटी की से जुड़े हुए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत सारी जगह ऐसे ऐसे आदेश पारित किए गए हैं कि मैं देख के चौंकता हूं, क्योंकि मुझे इस देश की संसदीय कमेटियों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने उन चीजों को देखा है कि कमेटियों के अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। हमें उन चीजों को देखना होगा। कहीं भी किसी को हमारी योग्यता पर, हमारी क्षमता पर या किसी न्यायालय को हमारी कार्यपद्धति पर उंगली उठाने का अवसर न मिले, क्योंकि जो विधानसभा की कमेटियां होंगी एक मिनी विधानसभा होती है, उसके पास पावर वही है जो विधानसभा के पास पावर होती है, लेकिन अपनी ताकत का बेजा दुरुपयोग भी नहीं होने देना चाहिए। वह अपनी सलाहकार की भूमिका के रूप में ही अच्छी सलाह उपलब्ध करवाएंगे तो अच्छा उसका संदेश जाएगा। यह जो प्रबोधन का कार्यक्रम चला है, आपके पास नियमों की पुस्तिकाएं मिली होंगी, हम एक बार उसको देखेंगे। विधानसभा में पुराने सदस्य कैसे नियम के अंतर्गत अलग अलग परफॉर्मा होंगे, उसके अंतर्गत कैसे उस प्रक्रिया को फॉलो करके अपनी बात को रख रहे हैं, कैसे हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अगर हम थोड़ा भी एक बार उसमें अभ्यास कर लेंगे, आप देखना एक दो सत्र के अंदर ही नए सदस्य पारंगत हो जाएंगे और फिर पारंगत ही नहीं होंगे, आप पुराने सदस्यों को भी इस मामले में बेहतर सलाह देने की स्थिति में हो सकते हैं। और बेहतर सलाह इस बात को लेकर के कि देखिए आप जो है इसमें इस रूप में आपने किया, लेकिन आपको इतना ही समय लेना चाहिए था, लेकिन आपने ज्यादा समय ले लिया, आप इसको और प्रभावी ढंग से बोल सकते थे, इसकी प्रभावशालीता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते थे। बहुत सारे सुझाव आप इसके माध्यम से दे सकते हैं और उस प्रक्रिया के साथ अगर हम जुड़ पाए, हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और फिर अंततः मैं आप सबसे ये अपील करूंगा, देखिए जनता ने बहुत विश्वास के साथ आपको चुना है, बहुत विश्वास के साथ चुना है। 25 करोड़ जनता में 403 बिरले सदस्य ऐसे हैं जिनको जनता ने अपना लीडर मान करके चुनाव जिता करके यहां भेजा है और उन 403 का दायित्व बनता है कि उन जन अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सके। खरा उतरने के लिए जनता के साथ सीधे संवाद हमारा होना चाहिए। विधानसभा सत्र के बाद जब भी आपको अवसर मिलता है, कमेटियों की बैठकों को छोड़ करके या कोई विशेष सत्र को छोड़ करके, या जब आप अपनी विधानसभा से जुड़े हुए कार्यों को देख करके यहां पर आते हैं, उस समय को छोड़ करके जब भी आप अपने घर में हो, जनता से जरूर मिले। एक समय तय कर लीजिए, पूरी प्रक्रिया को टाइम टेबल तय कर लें अपने पूरी प्रक्रिया का। देखिए हम लोग भी अपना तय कर रहे हैं, सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक मैं और हमारे सभी मंत्रीगण लखनऊ में रहेंगे। अगर कोई विशेष कार्य नहीं है तो लखनऊ में हम उपस्थित रहेंगे और शुक्रवार, शनिवार, रविवार को हम लोग भी फील्ड में रहेंगे, अलग अलग जनपदों के दौरे पे रहेंगे। जनपदों के दौरे के दौरान हम लोग जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, जनता से भी मिलेंगे, विकास के भौतिक कार्यों का सत्यापन भी करेंगे, समीक्षा बैठकें भी करेंगे। आपको अपनी बात जो भी करनी है मंत्री के साथ अलग से बैठक करके अपनी बात को रखें। समीक्षा बैठक के दौरान आरोप प्रत्यारोप एकदम बंद होना चाहिए, उसकी गरिमा रखनी चाहिए और
अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति गलत है, कोई गलत काम कर रहा है, उसका अलग से जब बैठते हैं उस दौरान अपनी बात को शालीनता के साथ रखें। फलाना व्यक्ति गलत है, फलाने व्यक्ति के बारे में आप एक बार जांच करवा लें, देख लें। लेकिन जब आप बैठक के दौरान, समीक्षा बैठक के दौरान इस प्रकार के मुद्दों को उठाते हैं, माहौल वहां का बड़ा विषाक्त होता है और जो फोकस पॉइंट होते हैं उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना होगा और इसलिए सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए यहां पर मैं भी, दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अच्छा होगा पहले से समय लेकर के आप मिलेंगे तो आसानी से आपको समय मिल जाएगा। दूसरा, शुक्रवार से लेकर के रविवार तक 3 दिन तक फील्ड में किसी न किसी जनपद में कोई ना कोई मंत्री विभागीय कार्य से, सरकारी दौरे के तहत वहां पर रह करके जनप्रतिनिधियों के साथ भी और अन्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मैं विधानसभा के अपने अध्यक्ष महोदय से भी और विधान परिषद के अपने सभापति महोदय से भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि हमारा प्रयास हो कि जो विधानसभा की कमेटियों की बैठक भी हो वह मंगलवार या बुधवार के ही दिन हो, जिससे माननीय विधायक जब आए तो उस दौरान वे कमेटियों की बैठक में भाग ले सकें और यहां पर किसी मंत्री से या किसी से मुलाकात करनी हो तो उस दौरान मुलाकात करके फिर अपनी विधानसभा में वापस जा सके। एक प्रक्रिया के साथ हमें उसको जोड़ना पड़ेगा जिससे उनकी जनप्रतिनिधियों की भी सुविधा हो सके, मंत्रियों की भी सुविधा हो सके, वे अपनी बात को लिखित रूप से वहां पर प्रस्तुत भी कर सके। ये कुछ चीजें होती हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होगा और उस प्रक्रिया के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी छवि जीवन पर्यंत आपका साथ देगी। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि की छवि पर कहीं कोई डेंट आया तो आपके लिए जीवन पर्यंत वह एक अभिशाप बन करके भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। और मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से, शालीनतापूर्वक, प्रभावशाली तरीके से विधानसभा के सत्र में भाग लेना, प्रोसीडिंग की कार्रवाई में भाग लेना। अध्यक्ष महोदय भी तय कर चुके हैं कि नए सदस्यों को हम मौका दें, बोलने का मौका मिलना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। पहले भाषण करें तो लिखित भाषण आप लेकर आए, एक पेज का भाषण लेके आए, 3 मिनट 4 मिनट में अपनी प्रभावशाली भाषण, घर में भी कुछ बोलने का अभ्यास करें। खन्ना जी तो जब बोलते थे तो कोने में खड़े होकर के भाषण करते थे, लेकिन आज अच्छे ऑरेटर हैं, अच्छा भाषण करते हैं, घंटों बोल सकते हैं। आपको भी थोड़ा घर में पड़ा अभ्यास करिए, फिर आइए बोलिए, लिखित पहला भाषण लिखित बोलिए। संसद में पहला भाषण जो होता है लिखित पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद कागज देख करके आप केवल पॉइंट, कोई बुलेट पॉइंट हो तो उसी को आप बोल करके पढ़ सकते हैं, शेष नहीं पढ़ सकते। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि विधानसभा में भी जब आपका भाषण हो, अभ्यास करके कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। एक अच्छे विधायक के रूप में आपकी छवि बनेगी, जन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरते हुए दिखाई देंगे और जनता आपको अपना नेता मान करके बार बार आप पर विश्वास करेगी। यह जो है हमें करके दिखाना है और इस दृष्टि से प्रबोधन का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस प्रबोधन के कार्यक्रम के साथ आप जुड़े, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन आज हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबकी ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन प्रत्येक सदस्य के लिए कार्य करने में उत्साह वर्धन करेगा, प्रेरणा देगा। आपके द्वारा बताया गया एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग अपने राजनीतिक जीवन की इस शुरुआती प्रशिक्षण समारोह के अवसर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको आत्मसात करेंगे और उसके अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार करेंगे। मैं आपके प्रति हृदय से